नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का तीसरा अध्याय। और तीसरा अध्याय बाबू आप लोग का क्या है? भूमंडलीकरण विश्व का बनना, भूमंडली विश्व का बनना। ये अध्याय जो एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को समझा देंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा भाई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि इतिहास हमें समझ में नहीं आता सर, इतिहास जब भी किताब खोलते हैं सर में दर्द शुरू हो जाता है सर, कैसे पढ़े सर। तो वही टेंशन मत लो, कहानी सुनने की आदत है ना, कहानी सुन लेते हो ना, मूवी देख लेते हो 2 घंटे की, आपको समझ में आ जाता है ना। तो वही सेम उसी प्रकार से मैं इतिहास को पढ़ाता हूं। अगर किसी भी चीज को अगर आप दिल से पढ़ोगे ना जरूर समझ में आएगा, है कि नहीं। अगर किसी से प्यार होता है तो क्या लगे, पहले उसको समझना पड़ता है तभी किसी से प्यार होता है। उसी प्रकार से किताब भी है, टेंशन नहीं लेना। ओके, एकदम कहानी की तरह से इस तीसरे अध्याय को है टेंशन खत्म कर देंगे। एक ही वीडियो में आप लोग का पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। और भैया हाँ, अगर आप लोग जो है इतिहास का इसके पहले जो 2 अध्याय वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, क्या यार नहीं देखे हो, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद जाके उसको भी देख लीजिएगा। साथ में ये भी कि सभी अध्याय का जो अध्याय पढ़ाते हैं उस अध्याय का अभ्यास, जो प्रश्न पत्र होता है अध्याय का, वो भी मैं कवर करवा चुका हूं। तो भाई कहानी को शुरू करें। तो भाई यहां पे होता क्या है, ये जो देख रहे भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है सर। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है कि नहीं। देखो भाई होता क्या है, हमारे देश में जो चीजें नहीं है, सिंपल सी भाषा समझो, हमारे देश में जो चीज नहीं है हम क्या करते हैं, दूसरे देश से मंगा लेते हैं। मंगाते हैं कि नहीं मंगाते हैं, कहो जी। अब वही बताओ, एक सिंपल सा उदाहरण, आप लोग क्या खाते हो, चाउमीन खाते हो, बर्गर खाते हो, नूडल्स वगैरह खाते हो ना जी। कहेंगे जी सर वो तो खाते हैं, सबको प्यारा है। तो वही वो कहाँ का है, वो चाइना का। वो कहाँ का है, चाइना का। वो कैसे आया, यही सब चीजों के बारे में हम लोग को जानना होगा। तो सबसे पहले हम आपको भूमंडलीकरण के बारे में समझाएंगे, उसके बाद पूरा अध्याय को एकदम जबरदस्त तरीका से खत्म करेंगे। आइए, इस अध्याय को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, सबसे पहले वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को ही क्या बोला जाता है, भूमंडलीकरण बोला जाता है। हालांकि वैश्वीकरण तो आप लोग समझते ही होंगे, नहीं समझते भाई तो समझ लो। वैश्वीकरण क्या है, व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों को एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण वैश्वीकरण कहलाता है। लोगों को अगर नौकरी नहीं होता ना भाई, अगर यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है अपने राज्य में, मान लो कि उत्तर प्रदेश में काम नहीं मिल रहा है, बिहार में काम नहीं मिल रहा है, तो बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग को अगर काम नहीं मिल रहा है तो बिहार आ जाएंगे। अगर राज्य की यहां बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, देश की बातें चल रही। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश का क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, है कि नहीं। तो नौकरी के लिए भी हम लोग क्या कहां चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाएंगे। जिसको जैसा नौकरी मिलता है ना उस प्रकार से वो अपना काम करते हैं, अभी के डेट में भी, है कि नहीं। तो सेम उसी प्रकार से वैश्वीकरण भी वही होता है कि व्यक्तियों, लोगों का आना जाना, सामानों का आदान प्रदान और नौकरी करना, एक देश से दूसरे देश तक का जो स्थानांतरण होता है, आना जाना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। तो भाई आप बताओ कि वैश्वीकरण समझ में आ गया होगा। सेम उसी प्रकार से उसी चीज को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, लोग जो है यहां से सामान भी लेके जाते हैं, अपने धर्म को भी लेके जाते हैं, प्रचार भी करते हैं। सेम उसी प्रकार से क्या होता है, भूमंडलीकरण होता है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो वही यहां पे एक कहानी शुरू होती है, ठीक है। वही यहां पे जो कहानी शुरू होती है, क्या शुरू होता है, ध्यान से देखना। ये जो है कोलंबस है, कौन है, कोलंबस है। और कोलंबस जो है भारत की खोज करने को निकल जाते हैं। तो भैया कोलंबस जब भारत की खोज करने के लिए निकलता है तो ये खोज कर देते हैं गलती से किसका, अमेरिका का। अमेरिका का खोज किसने किया, अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस ने किया। तो सर भारत का खोज किसने किया, तो वही सुनो ना, भारत का खोज आपका वास्को डी गामा ने किया। किसने किया, वास्को डी गामा ने किया। याद करना रखना आप लोग को, काहे कि प्रश्न वगैरह में पूछ देता है। तो वैश्वीकरण और उद्योगीकरण, वैश्वीकरण और उद्योगीकरण दोनों ने ही मिलकर दैनिक जीवन को बदल कर रख दिया। भाई अब एक बात समझाते हैं आपको, ध्यान देना। वैश्वीकरण से क्या होगा, लोग का आदान प्रदान होगा, लोगों का आना जाना होगा। लोग मान लो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, दूसरे देश की जो कंपनी है, ठीक है, दूसरे देश की जो कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है कोई, और भारत में यहाँ पे क्या वो अपना फैक्ट्री डालेंगे ना,
तो इससे क्या होगा, हम लोग को भी लाभ मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, है कि नहीं, एक रोजगार का स्रोत बन जाएगा, उद्योग डालेंगे तो उनको भी मुनाफा मिलेगा जो उद्योग लगाया। तो उद्योगीकरण, वैश्वीकरण और उद्योगीकरण दोनों ने मिलकर क्या किया, दैनिक जीवन को बदल कर रख दिया। एक दूसरे के देश के बीच में अगर समझौता हो जाए तो क्या होता है, हर चीज जो है आसान हो जाता है कि नहीं। अब मान लिया जाए भैया हमारे पास मक्का बहुत ज्यादा है और अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको मक्का खाने का शौक हो गया, तो हमरे से कहेंगे भैया सुनिए ना, थोड़ा सा हमारे लिए मक्का भेज दीजिएगा वहां से, तो हम यहां से मक्का को पार्सल कर देंगे कहाँ, अमेरिका, अमेरिका भेज देंगे मक्का, ठीक है। और उसके बदले में वहां जाएंगे तो देखेंगे हम कुछ अच्छा चीज है तो हम अमेरिका वाले को बोलेंगे भैया हमरो दे दीजिए, हम भी जाके अपने देश में इसको खाएंगे पिएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो ये चीजें जो है वैश्वीकरण और उद्योगीकरण ने क्या किया, जीवन को बदल कर रख दिया, है कि नहीं। ये समझौता जो होता है एक देश के बीच एक देश दूसरे देश के बीच जो समझौता होता है उसी को वैश्वीकरण कहते हैं या भूमंडलीकरण कहते हैं। अब कहेंगे 18वीं शताब्दी, यहां समझिएगा 18वीं शताब्दी के बाद जो है भारत और चीन दुनिया का सबसे अमीर वह धनी देश था। आज के डेट में भारत का अस्तित्व जो है थोड़ा नीचे हो गया, बट एक समय जो 18वीं शताब्दी थी, 1700 से 1800 के बीच जो होता है, 1700 से 1800 के बीच की जो समय होता है उसको 18वीं शताब्दी बोला जाता है। और उस समय जो था भारत और चीन दोनों जो था सबसे अमीर व धनी देश था, ठीक है। एशियाई व्यापार में इन्हीं का दबदबा था। एशिया क्या है, एक महाद्वीप है, ठीक है, जिसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, जिसके अंतर्गत भारत भी आता है। इस पे एशिया पर जो है इन्हीं का दबदबा था, इन्हीं का चाल चलन चल रहा था। ओके, तो इसको जानने के लिए हमारे को पता करना होगा कि यूरोपीय विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कैसे बना। अब हम इस चीज को समझेंगे। अब यहाँ पे तो आपने समझा कि 1700 से 1800, ठीक है, 1700 मतलब 18वीं शताब्दी में जो है भाई यहाँ पे तो भारत और चाइना जो था सबसे अमीर था, बट यहाँ पे कैसे क्या होता है आखिरकार, जो यूरोप जो है विश्व का सबसे यूरोपीय जो है विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कैसे बन जाता है, ये कहानी है। यूरोप में जो है मैंने आप लोग को बताया था, यूरोप से ही सारी चीजें शुरू हुआ। यूरोप के लोग जो है दूसरे देश में जा के, यूरोप पे क्या है, यूरोप महादेश है जहां पे वो देश था ब्रिटेन, और वही लोग आया था अपने देश पे कब्जा करने के लिए, याद है कि नहीं है। अपने देश पे कब्जा कौन किया था, अंग्रेज लोग किया था, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रिटेन, और उसी के अंतर्गत आता है यूरोप के अंतर्गत ही देश आता है कि ब्रिटेन। ओके, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई यूरोपीय विश्व का सबसे बड़ा केंद्र कैसे बना, व्यापार का केंद्र कैसे बना। इस अध्याय में उन्हीं सभी चीजों के बारे में हमें समझना है। ओके, एक एक चीज को हम लोग समझते चलेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक करना है, जल्दी से लाइक कर दो, नहीं तो बाद में आप लोग मेरे साथ चलते चलते यूं ही भूल जाते हो ना। तो चलो नेक्स्ट चीजों को समझते हैं हम लोग। अब देखो भूमंडलीकरण क्या होता है भाई, भूमंडलीकरण समझ लो तो दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों को एकीकरण। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी, श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। देशों के बीच सूचना, शोध का परिणाम आसानी से प्रवाहित होता है। तो मेरे भाई वही चीजें हैं जो कि मैंने आप लोग को वैश्वीकरण के अंतर्गत पढ़ाया था, वही चीजें क्या है, भूमंडलीकरण है। तो दुनिया के लोग जो है, मान लिया जाए हम लोग हिंदू हैं, सीधी सी बात, अगर हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई भी है, तो वो अगर दूसरे देश जाते हैं तो वो क्या वहां पे तो उस देश के धर्म को तो नहीं मानेंगे, या अपने देश के धर्म को मानेंगे, या जो धर्म के लोग रहेंगे, चाहे ईसाई धर्म के लोग हो या हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी धर्म के लोग हो, अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम अपने धर्म के बारे में बताएंगे लोगों को, है कि नहीं। तो अपने साथ जो है दुनिया के लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं तो अपने धर्म को भी लेके जाते हैं, संस्कृति को भी लेके जाते हैं, वहां की राजनीति को भी लेके जाते हैं, है कि नहीं, व्यापार करने के लिए। तो यही चीजें क्या होता है, भूमंडलीकरण होता है, एक देश से दूसरे देश आदान प्रदान, जाना आना, व्यापार करना, ठीक है, यही सब क्या है, भूमंडलीकरण है। आई होप ये क्लियर हो गया। अध्याय तो आप लोग समझ गए ना। आइए आगे हम आपको समझाते हैं रेशम मार्ग अथवा सिल्क रूट, ये क्या होता है भाई। तो ये देखो, ये जो रूट है ना, ये जो रूट है, इधर देखो यूरोप से भी जुड़ा हुआ है ये रूट,
ये देखो तो जब भूमि से तो जुड़ा हुआ, भूमि से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन एक चीज यहां देखिए, ये जो है समुद्री रास्ते से भी जुड़ा है, समुद्री रास्ते से भी जुड़ा हुआ है ये। तो ये जो है सिल्क रूट है, सिल्क रूट है। रूट समझते हैं, मार्ग समझते हैं ना, अरे भाई मार्ग नहीं समझ, सड़क समझते हैं, रास्ता समझते हैं आने जाने का, उसी को बोला जाता है मार्ग, ठीक है, रूट। तो ये जो है इंडिया से भी लगा हुआ है, यूरोप से भी लगा हुआ है, ये जो है लगभग देशों से जो है जुड़ा हुआ है। कौन? सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट क्या था नहीं था, इस चीजों के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझते हैं एक एक चीज करके, और ये ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको हम लिख ही देते हैं, भी आई है आपके एग्जाम के लिए, तो थोड़ा गौर से समझ लेना, ठीक है। तो रेशम मार्ग बहुत ही प्राचीन मार्ग है, मतलब प्राचीन का मतलब है बहुत ही पुराना, ठीक है, बहुत ही पुराना मार्ग है, जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है और महादेश से महादेश को जोड़ता है, देश से देश को भी जोड़ता है और महादेश से महादेश को भी जोड़ता है ये, ठीक है। यह मार्ग जो है ईसा पूर्व से भी पहले शुरू हो चुका था। 15 शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया था, जिसने बहुत सारे महादेशों को भी जोड़ा गया था ये रूट से, ये जो रूट देख रहे हैं। हालांकि इस रूट को अगर हम देखें तो ये समुद्री रास्ते से भी है और धरातल रास्ते से भी है, धरती वाले रास्ते से भी है, भूमि वाले रास्ते से भी, सिंपल सी बात समझे। तो जिससे प्रमुख थे कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को एशिया से जोड़ता था, यूरोप को एशिया से जोड़ता था। यूरोप क्या है? यूरोप जो है एक महादेश है, और एशिया क्या है? एशिया क्या है? एशिया भी क्या है? महादेश है, ठीक है। इसको यूरोप और एशिया को जोड़ता है। एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश है, क्या है? ये जो है सबसे बड़ा महादेश है, सबसे बड़ा महादेश पूछे तो आप बता देना एशिया महादेश। और एशिया महादेश के अंतर्गत ही क्या आता है आपका? अपना भारत देश भी आता है एशिया महादेश के अंतर्गत। तो ये जो है एक दूसरे से कनेक्ट कराने वाले एक रास्ता था, एक मार्ग था। आइए आगे की बात समझते हैं। रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं और पूछा भी जा सकता है। तो इस रूट से होकर चीन को बर्तन दूसरे देश तक जाते थे। इस रूट से जो है चीन का जो है, चीनी लोग का जो है, चाइना वाला का बर्तन वगैरह जो है दूसरे देश तक पहुंचता था। और इसी रूट से यूरोप से एशिया तक सोना चांदी इसी सिल्क रूट से आते जाते थे लगभग चीजों से, ठीक है। सिल्क रूट से रास्ते से ही ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भाग में पाए जाते थे। इसी रूट से जो लोग जो है इस धर्म के लोग भी जाते थे, ठीक है, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। रेशम मार्ग दुनिया के सबसे दूर के हिस्से को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों का एक क्या था? बड़ा स्रोत था। इस रूट से जो है एक देश दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश तक आप जा सकते थे, व्यापार कर सकते थे, अपनी चीजों को वहां ले जाकर बेच सकते थे। यही रूट था, ठीक है, यही रूट था जहां से आप अपने सोना चांदी को दूसरे देश में आयात निर्यात कुछ भी कर सकते हैं। ये रूट इसलिए बनाया गया था। सिल्क रूट के बारे में और भी चीजें को हम लोग समझेंगे। इसे हम रेशम मार्ग से क्यों जानते हैं? सवाल आता है ना भाई, इसे हम रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से क्यों जानते हैं? वह इसलिए क्योंकि सबसे पहले इस रास्ते का प्रयोग चाइनीज लोग किया था रेशम का व्यापार के लिए। किसके लिए? रेशम के व्यापार के लिए, जिसे चाइनीज रेशम भी कहा जाता है। इसे जो है चाइनीज रेशम रूट के नाम से भी जाना जाता है। देखो फिर क्या हुआ, फिर भारतीय लोग मसाला, भारतीय सामान, चांदी, सोना, ढेर सारी वस्तुओं का आवागमन शुरू कर दिया। भारत के जो लोग हैं, भारत का प्रमुख जो है वो मसाला ही है। भारत का प्रमुख क्या है? मसाला ही है, ठीक है। तो सामानों के साथ साथ व्यापार और संस्कृति को भी आदान प्रदान करते थे। मतलब लोग जाते थे तो अपने धर्म के बारे में बताते थे, मेरे धर्म में भैया ऐसे होता है, मेरे धर्म में गरीब नहीं होता है। ये सब चीज बता बता के लोगों का धर्म परिवर्तन भी कराया जाता था।
अब देखो उसी रास्ते जो क्या होता है, रेशम रूट से ही भोजन का भी यात्रा होता है। क्या होता है, भोजन का भी आदान प्रदान होता था। अब भैया हमको पसंद है रोटी सब्जी पसंद है, चावल दाल पसंद है, हम भारतीय हैं, है कि नहीं। अब चाइना में जाएंगे तो सांप कीड़ा मकोड़ा सब खाता है ना जी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फूल गोभी ले लेंगे, है कि नहीं। फूल गोभी ले लिए, आटा ले लिए, वहीं पे जाके बनाना शुरू किए। और चाइनीज लोग देखा भाई ये क्या है, तो देखा थोड़ा सा खाएगा, अरे भाई बहुत अच्छा लगा, तो अपने देश में नहीं है तो क्या कहेगा, उनको अच्छा लगने लगेगा। तो इस चीज को धीरे धीरे वहां पे फैलने लगता है। और हम बोल दिए कि भाई हम ये धर्म से हैं, हमारे धर्म में ऐसा होता है, तुम्हारा धर्म गलत है, उनको पढ़ा लिखा दिए, वो भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। उसी प्रकार से पहले भी यही चीजें होती थी। और इसी ये जो था जैसे व्यापार और यात्रा एक देश से दूसरे देश तक तो होता ही था, उसी तरह खाने का सामान भी चलते चले गए। ठीक है, उदाहरण के लिए नूडल्स चाइना से आया, पास्ता अरब देश से आया। ठीक है, भारत में यह जो नूडल्स वगैरह आया, वहां से जो देख रहे हैं क्या है भाई, चाउमीन, और इधर क्या है, पास्ता। चाउमीन पास्ता है, तो चाउमीन जब वहां से आया, टेढ़ा टेढ़ा करके जो लेयर बना रहता है ना, ये वाला, ये जो लेयर बना रहता है पतली सा, वहां से आया। तो यहाँ पे इसको चाउमीन बना के खा रहा है लोग, तो चाउमीन बना के खा रहे हैं लोग, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लोग ने दिमाग लगाया, भैया इसको हम दूध में डाल देते हैं। लोग, भारत के लोग तो दिमाग लगाते रहते हैं, हर चीज में अपना दिमाग लगाते। उसने क्या किया, सेवैया बना दिया। क्या बना दिया, सेवैया बना दिया। इस सेवैया के रूप में इस्तेमाल होने लगे। ठीक है, और इटली में जो है स्पेगेटी, ठीक है, स्पेगेटी के रूप में इसको उपयोग करने लगे, प्रयोग करने लगे, खाने लगे। ठीक है, आज आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मक्का, मूंगफली, शकरकंद पूरी दुनिया में आम खाद्य पदार्थ हो गया। आज के डेट में देख रहे हैं ना भाई, आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मक्का, मूंगफली, शकरकंद, ये सब जो है आम हो गया है, आम खाद्य पदार्थ हो गया, सभी जगह मिल जाता है। आप लोग का भी पसंदीदा है, हम लोग का भी पसंदीदा है कि नहीं। है आलू जो है किसी भी सब्जी में दे दो ये फिट बैठ जाएगा आलू, है कि नहीं। ये मक्का जो देख रहे हैं ये, और ये मूंगफली। तब बताइए, आप कहिएगा कि सर ये भारत का है, तो नहीं भैया ये भारत का नहीं है। कहां से आया है, तो ये जो है कहां से आया है, यूरोप से आया है। ये पदार्थ कहां से आया, यूरोप से आया है। ओके, आइए अब बदलाव क्या हुआ इस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं कि इस चीज के बारे में बदलाव कैसे हुआ। जो आलू वगैरह था नहीं था, उस चीज के बारे में किस प्रकार से बदलाव होता है, टर्न लेता है, उस चीज को समझते हैं। कई बार नई फसलों के आने के बाद जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। तो हुआ था कि यूरोप में जो था, आलू जो था बहुत ज्यादा उपजता था, और आलू पे ही जो है लोगों का जीवन निर्भर होने लगा। ठीक है, जीवन निर्भर होने लगा, तो साधारणतः आलू का प्रयोग करके यूरोप के जो गरीब जो लोग थे उनकी जिंदगी बदल गई, भोजन बेहतर हो गया, और उसकी औसत उम्र भी बढ़ने लगी। और इसी तरह आयरलैंड पूरी तरह से आलू पर क्या हो चुके थे, निर्भर हो चुके थे। और ऐसा हुआ कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल जो है क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो क्या हुआ, वहां पे भूखमरी शुरू हो गया। अब भाई यहाँ पे बात यह है कि सभी के सभी लोग जो है आलू पे निर्भर हो गए। अब वहां पे 1840 के दशक में क्या होता है कि कोई बीमारी फैल जाती है, जिसके कारण आलू का जो है, आलू का क्या होता है, फसल जो है बर्बाद हो जाता। अब जो सभी लोग वहां पे आलू पे निर्भर थे, तो दिक्कत हो गया भैया, लगभग लोग भूखे मर गए। ठीक है, जो गरीब लोग थे। अब देखो यहां से हम कहानी को शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा हम पहले आगे आते हैं। तो अब ये चीजें समझना होगा, विजय, बीमारी, व्यापार। ठीक है, विजय, बीमारी, व्यापार, और अमेरिका का खोज के बारे में समझेंगे। अमेरिका को किस प्रकार से यूरोप जो है वहां पे जाके यूरोप के जो लोग हैं उसको, अरे भाई मच्छर मारेंगे एक थप्पड़ की। तो अमेरिका का खोज किया, और अमेरिका जाके जो है यूरोप के जो लोग जो है अमेरिका जाके वहाँ पे उसको उपनिवेशवाद बना दिया, वहाँ पे अपना शासन करने लगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, और किस प्रकार से उसको तंग किया था। देखिए, यूरोप एक ऐसा देश है, उसने दिमाग से खेलता है। यूरोप जो है महादेश, वो दिमाग से खेलता है। लाठी भाला से उसने कभी अथी नहीं किया था, कभी भी नहीं। किस पे, अमेरिका पे लाठी वगैरह नहीं चलाया, तब फिर भी उसको गुलाम बना दिया बीमारी से, समझे, बीमारी ये छोड़ दिया था। तो आइए समझते हैं हम लोग एक एक पॉइंट को। तो यहां से जो है
यहाँ समझिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपके यूरोप है, ये क्या है, यूरोप है। तो यहाँ से जो है कोलंबस, ठीक है, कोलंबस भाई साहब निकले थे भारत का खोज करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ये पानी है, ब्लू ब्लू जो देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये पानी ही पानी है, ठीक है। तो जब ये निकले थे हम भारत का खोज करने के लिए, तो भैया इनका नाव चला गया इधर, नाव आ गया इधर, तो इधर जो है अमेरिका का इसने खोज कर दिया, ठीक है। इधर अमेरिका, भैया यहाँ तो अमेरिका मिल गया हमें, हमने सोचा ही नहीं था अमेरिका मिल गया। अगर यहाँ से यहाँ आता तो यहाँ पे क्या मिल जाता है इनको, भारत मिल जाता। क्या मिल जाता, भारत में। तो भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने। अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस ने। तो वही यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें इनको मिल रहा था, जैसे खनिज मिल जाता था, खेती करने के लिए खेती का जो मिट्टी है वहाँ पे बहुत अच्छा था और फसल वगैरह अच्छा से उगाया जा सकता था। तो ब्रिटेन लोग ने दिमाग लगा दिया, क्या किया, दिमाग लगा दिया। तो ये लोग जो है देखिए यहाँ से, ये जो है यूरोप है और यहाँ से जो है यहाँ पे आके भी कब्जा किया था, भारत में भी आके उसने क्या किया था, भारत को बर्बाद करके गया था, है कि नहीं। भारत को बर्बाद करने वाला यही ब्रिटेन लोग थे, अंग्रेज लोग जो था यही लोग ना थे। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अमेरिका की खोज तथा बहुमूल्य धातु लाना समझते हैं। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया। नए समुद्री मार्ग की खोज ने सिर्फ व्यापार को फैलाने की मदद की, बल्कि विश्व के अन्य भाग में यूरोप का फतह मतलब होता है जीत, नींव भी रखी। तो वो लोग जो समुद्री रूट जो खोजे थे, समुद्र मार्ग, पहले तो एशिया, दूसरा बात अमेरिका, ठीक है, एशिया और दूसरा अमेरिका, वो समुद्री मार्ग ढूंढ लिए थे, रास्ता जाने का, उसके नाविक जो था ढूंढ लिए थे। नाविक मतलब होता है नाव चलाने वाला, समझे। नाविक जो होता है कौन होता है, नाव चलाने वाला, वो ढूंढ लिए थे। तो अमेरिका के पास जो था खनिज का अकूत भंडार था, बहुत ज्यादा देखा अमेरिका में जो है बहुत ज्यादा क्या है, खनिज है। इस महाद्वीप में अनाज भी जो था प्रचुर मात्रा में थे, अमेरिका में अनाज भी बहुत ज्यादा था। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भागों के लोगों का जीवन पूरी तरह से क्या कर दिया, बदल दिया। क्या कर दिया, बदल दिया। अब ये जो है यूरोप के जो लोग थे अपनी दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं, अपनी दिमाग शुरू कर देते। वही होगा कैसे, तो 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाल, स्पेन, अमेरिका का उपनिवेश का अहम शुरुआत हो चुका था। 16वीं सदी के शुरुआत में ही पुर्तगाली, पहले तो भारत कौन पहुंचा था, ये वो प्रश्न आप लोग से पूछते हैं कि सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जो पुर्तगाली वगैरह थे, पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, अमेरिका को क्या बना दिया, उपनिवेश का अहम शुरुआत हो चुका था वहीं से कि भाई अमेरिका पे हमको क्या करना है, राज करना है, हमको क्या करना है, अमेरिका पे राज करना है, गुलाम करना है। लेकिन यूरोप की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं हुआ, बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले हो चुका था। ये देख रहे हैं ना बुआ को जो है इसके मुंह पे जो है थोड़ा थोड़ा सा पिंपल्स वगैरह बहुत सारा आ जाता है, ये चेचक की बीमारी। पहले इसका इलाज वगैरह संभव नहीं था। आज के भी डेट में गांव वगैरह में जाइएगा ना, इसको देवी देवता का मान्यता दिया जाता है कि भाई देवी हो गया है, देवता हो गया, इस तरह की मान्यता दी जाती है गाँव में चेचक को। तो उस समय इसको जो है बहुत बड़ा बीमारी माना जाता था भाई। तो यूरोप में भी बहुत लोग इस बीमारी के कारण मर भी गए थे, है कि नहीं। तो इसका प्रतिशोध उसने जो है दवाई वगैरह निकाल लिए थे। कौन, यूरोप के जो लोग थे वो इसका दवाई वगैरह निकाल लिए थे, ठीक है। कौन, यूरोप के लोग। उसने क्या किया, अमेरिका पे डायरेक्ट उसने क्या किया, चेचक का जो है, चेचक को छोड़ दिया अपने साथ, जो है चेचक का क्या ले गया था। इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर लिया था। कौन, यूरोप पहले ही, क्योंकि यूरोप पे चेचक का आक्रमण पहले हो ही चुका था, ठीक है। लेकिन अमेरिका तब दुनिया के अन्य भागों से अलग था। तो अभी आपने मैप में जो देखा, मैप में देखा, देखिए अमेरिका कहाँ पे है, यहाँ भारत है भैया, यहाँ पे इस कोने में भारत है। देखिए ये दुनिया इधर है, रसिया जो रूस जो होता है, दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस है, इधर जापान लटका हुआ है, चाइना है,
ठीक है, ये सब है आपका। इधरे बगल में है भूटान, नेपाल, नेपाल यहाँ हुआ, ये भूटान हो गया, ठीक है, ये सब जो है। तो लेकिन यहाँ पे अमेरिका देखिए एक अलग ही देश है, अलग ही राज्य, वो अपना क्षेत्र बना रखे हैं, है कि नहीं। चलो, लेकिन अमेरिका तब दुनिया के अन्य भागों से क्या था, अलग था, इसलिए उनको चेचक के बारे में नॉलेज नहीं था। इसलिए अमेरिका के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधन क्षमता जो था नहीं था। जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो अपने साथ चेचक का जो है क्या ले गया, जीवाणु भी ले गया, और इस का परिणाम यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों को, पूरी आबादी जो है साफ कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वहां पे मरने लगे। इस तरह यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर क्या कर लिया, जीत हासिल कर लिया, चेचक के बीमारी छोड़ के। जैसे आप लोग ने सुना था कि जो कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना, ठीक है, ये जो बीमारी आया था कोरोना से जो है हम लोग का हालत खराब हो गया था, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था भैया। हम गेम खेल खेल परेशान थे, पता नहीं लूडो वगैरह खूब खेले थे ना, तो ये चीजें थे। और इस बीमारी को बोला जाता है कि चाइना से छोड़ा गया था। चाइना के लोग जो है कुछ छो खा जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छा सब चबते रहते हैं, पता नहीं उनको अनाज बढ़िया लगता है या नहीं लगता है, पता नहीं, भगवान जाने। तो इस तरह से उसने क्या किया, यूरोप के जो लोग थे वो क्या किए, यहाँ पे आके अपना दबदबा बना लिया और अमेरिका को क्या कर दिया, अमेरिका को क्या कर दिया, गुलाम कर दिया। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, खेती करने के लिए जगह भी था और खेती अच्छा भी होता था, फसल भी था वहाँ पे, और खनिज पदार्थ भी अच्छा था। अब क्या होता है कि यूरोप में समस्या हो जाता है, क्या होता है, यूरोप में समस्या हो जाता है। 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्या थी, जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। तो धार्मिक जो टकराव होता है ना धर्म के विवाद में, जैसे कि भारत में मान लो हिंदू मुस्लिम का टकराव हुआ तो एक दूसरे को मारने पे उतर जाता है, सेम उसी प्रकार से वहां पे, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, हालांकि ऐसा नहीं भी होता है, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता भी है कि मार धार करने के लिए उतर जाते। धर्म के खिलाफ जो भी इंसान बोलते थे ना उसको मार दिया जाता था। इसलिए वो डर से, जो यूरोप के जो लोग थे कुछ डर से जो वो कहां भागे, अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का जो है क्या किया, भरपूर फायदा उठाया। जो भाग के कहां चला गया, यूरोप के बहुत सारे लोग जो धर्म के विरुद्ध बोलता था, धर्म को गलत बताता था, या धर्म को लेके एक दूसरे से जो विवाद होता, धर्म जो था वहां पे, जो यूरोप में जो धर्म था, यूरोप में ईसाई था और ईसाई के बाद ईसाई दो भाग में बटा हुआ था, एक कैथोलिक और दूसरा जो था आपका प्रोटेस्टेंट, ठीक है, दो धर्म था, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट, ये दो धर्म था कहां पे, यूरोप में। ये दोनों धर्म के बीच में क्या होता है, टकराव होता है। तो मार धार के वजह से जो है कुछ जो अच्छे व्यक्ति थे, खराब व्यक्ति थे, जो भी थे, ठीक है, वो सब कहां चला गया, यूरोप चला आया। तो यूरोप आने वाले जो थे, ये जो इसका जो था, ये इसकी संख्या अधिक थी, इसकी संख्या जो था, संख्या क्या था, अधिक था, और इसकी जो संख्या था क्या था, कम था। तो ये भैया कहाँ चले आते हैं, सब लगभग जो कहाँ चले आते हैं, यूरोप चले आते हैं। और यूरोप में जो है जो अवसर मिला उसका क्या क्या इसने भरपूर फायदा उठाया। 18वीं सदी तक भारत और चीन, 18वीं सदी और भारत और चीन जो था, 18वीं सदी में 1700 से लेकर 1800 तक की बीच की मैं बात बता रहा हूं। उस समय जो था भारत और चीन से जो है अमीर दुनिया में कोई देश नहीं था, अमीर दुनिया में कोई देश नहीं था। लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। लेकिन 15वीं सदी से, देखो 15वीं सदी से जो है चीन जो था बाहरी मतलब दूसरे देश से संपर्क जो है संपर्क छोड़ दिया था, अंकुश लगाना शुरू कर दिया था, और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग हो गया था वो, ठीक है। तो चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप के तरफ शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। दो देश था जो धनी था, एक भारत और एक चीन। तो चीन क्या किया 15वीं शताब्दी में, लेकिन 15वीं शताब्दी से ही चीन जो है अपना दूसरे देश से मतलब रखना छोड़ दिया था। अकेला भारत क्या करता, तो इधर जो है अमेरिका परेशान था, अमेरिका खुद परेशान था, किससे, यूरोप के लोग से। तो यूरोप जो है, यूरोप को जो है विश्व केंद्र व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप में शिफ्ट हो गया। सारा व्यापार का हर चीज जो है कौन करने लगा, व्यापारी वाला काम वो यूरोप करने लगा।
19वीं सदी 1815 से 1914, तो 1815 से 1914। तो भैया एक बात बताइए, इस समय जो हुआ था एक घटना हुआ था, क्या हुआ था इसमें? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब बच्चा आप लोग को याद होगा कि भारत जो आजाद हुआ था, भारत कब आजाद हुआ था? भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। और इसी में हम आपको हमेशा श्रीलंका की भी बात बताते हैं, है कि नहीं? ये चीजें याद रखनी। श्रीलंका कब आजाद हुआ भाई? 1948 ईस्वी में श्रीलंका आजाद हुआ। और संविधान कब लिखा गया? ये चीजें मैं बार बार आप लोग को बताता हूं ताकि याद रहे, ठीक है। 26 जन 1950 ईस्वी को, ठीक है, 26 जन 1950 ईस्वी को संविधान लिखा गया। इसी दिन को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जन को। और इसको लिखने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। कौन है थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। ये चीजें हो गया। तो भाई आप लोग को एक चीज और याद होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? थोड़ा सा हम टॉपिक को छोड़े हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। प्रथम विश्व युद्ध जो था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो था कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। भाई यहाँ पे 4 हो गया, मिस्टेक, 1 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कब हुआ था? 1918 तक, मतलब ये जो हुआ था 4 वर्ष हुआ था, 4 वर्ष। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत जो था किसका गुलाम था? प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के नागरिक सेना में था, पर देश नहीं था, क्योंकि यहां पर जो था अंग्रेज का शासन था। किसका? ब्रिटेन लोग का, अंग्रेज लोग का जो शासन जो था, अंग्रेज लोग जो है जबरन भारतीय लोग को जो है जबरन सेना में भर्ती कराते थे। तो ये प्रथम विश्व, और उस समय जो है अकाल भी हुआ था, ठीक है, भूखमरी वगैरह भी हुआ था। तो 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी, 19वीं सदी में जो है दुनिया तेजी से बदल रही थी। और इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुआ। उन बदलाव की वजह से विभिन्न देशों के रिश्ते के समीकरण अभूतपूर्व बदल आया। अब हुआ कि भाई तकनीकी बहुत सारे जो देश था वहां पे टेक्नोलॉजी बढ़ गया, ठीक है, मशीन वगैरह आ गया, मशीन वगैरह बनाना शुरू कर दिया, मशीन वगैरह आ गया। लेकिन लोग जो था तब फिर भी वही तरह से काम करते थे पहले के तरह से। तो अर्थशास्त्री मानते थे कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं। एक अर्थशास्त्री के अनुसार उनका मानना था कि आर्थिक आदान प्रदान मतलब पैसे का लेन देन या व्यापार एक देश से दूसरे देश, वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रभाव क्या होता है? व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं का होना चाहिए। मतलब अगर व्यापार हो रहा है तो सामान का व्यापार होना चाहिए, ठीक है, यहां से वहां किसी सामान वगैरह का व्यापार करना है। श्रम का प्रभाव, काम या रोजगार की तलाश में लोग यहां से वहां जाते हैं, लोग जो है यहां से वहां जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, ठीक है, काम करने के लिए। पूंजी का प्रभाव, मतलब पूंजी का प्रभाव का मतलब हो गया कि पैसे का लेन देन या लंबे समय तक किसी भी देश से हम कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। पैसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में क्या करना है? निवेश करना। निवेश का मतलब देना है। ये चीजें जो है क्या अर्थशास्त्री का मानना था कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं। ये चीज समझ में आया? विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। तो आइए इन तीनों को समझने के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा नजर डालना होगा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा नजर डालना होगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मजा लीजिए, और भी चीजों को हम समझाएंगे। थोड़ा वेट कीजिए, पानी हमको पीने दीजिए पहले। तो भैया अब ब्रिटेन तो अच्छा अपना चला रहे थे, है कि नहीं? अब ब्रिटेन में क्या होता सुनिए।
मक्का उत्पादन में भारत अभी अग्रणी है, मतलब बहुत आगे है, लेकिन मक्का जो आया था कहाँ से आया था, वो ब्रिटेन का ही देन है। तो 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ मतलब कॉर्न मतलब होता है मक्का, कॉर्न लॉ था। अब हुआ क्या था समझते हैं। कॉर्न लॉ वह कानून है जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। मतलब दूसरे देश से जो है सरकार और जमींदार, जो सरकार और जमींदार था, सरकार और जमींदार जो था दूसरे देश, मतलब दूसरे देश से जो है, दूसरे देश से मक्का नहीं आने देता था, नहीं आने देता था। ठीक है, दूसरे देश से सरकार और जमींदार जो था मक्का को नहीं आने देता था, क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। कॉर्न लॉ यही था। तो कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जो है जनसंख्या का बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया। अब जनसंख्या बढ़ गया, जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग बढ़ेगी, है कि नहीं। जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे ही भोजन की मांग बढ़ गई। तो भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हुई। कृषि आधारित सामानों में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इससे पहले ब्रिटेन में भूखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। अब भाई कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, दूसरे देश से मक्का आने नहीं देगा तो दूसरा सामान भी आना संभव नहीं था। तो अब कॉर्न लॉ को खत्म करना था ताकि दूसरे देश का जो लोग था यहाँ पे आके और व्यापार वगैरह कर सके, ताकि भोजन इसको मिल सके। तो सरकार जबरन क्या किए, कॉर्न लॉ को क्या किए, खत्म कर दिए, जिससे अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात क्या, भोजन दिया। भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। जैसे भोजन की कमी में बदलाव आया, मतलब भोजन वहां पर उपलब्ध हो गया, तो धीरे धीरे करके क्या हो गया, विकास होने लगा। कॉर्न लॉ के समय देखो, कॉर्न लॉ के समय भोजन की मांग बढ़ी थी, जनसंख्या बढ़ी थी, भोजन का दाम बढ़ा था। कॉर्न लॉ यही है मक्का, जो अभी हम लोग के भारत में अधिक खेतों में देखने को मिल जाता है कि नहीं। ये मक्का है जो कि कहाँ का है, अंग्रेजवे लोग का ही सब चीज, समझे। आइए, कॉर्न लॉ हटाने के बाद व्यापार में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, विकास तेजी होने लगा और भोजन का जो है अधिक भंडार हो गया। ठीक है, और तकनीक का योगदान, अब यहाँ पे समझना हम लोग को क्या, तकनीक का योगदान, टेक्नोलॉजी का योगदान किस प्रकार से रहा, नहीं रहा। तो इस दौरान विश्व के अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई। इस युग के कुछ मुख्य तकनीक खोज, जैसे रेलवे, स्टीम शिप और टेलीग्राफ। तो धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट बढ़ते गया। ठीक है, धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट बढ़ते गया। 19वीं शताब्दी 1900 ईस्वी के बाद ही ये सब चीजें आगे जो है बढ़ने लगा। ठीक है, अब कहिए यहाँ पे जो है लोग जो है मशीन वगैरह बनाने लगा ताकि काम करने में सुविधा हो, उद्योग वगैरह खुलने लगा, बहुत सारी चीजें। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए शिप स्टीम का भी आविष्कार हो गया। शिप स्टीम मतलब जानते हैं, जहाज वगैरह का भी आविष्कार हुआ। भारी सामान के लिए रेलवे वगैरह का उपयोग किया गया। और टेलीग्राफ, जैसे अभी आप लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हैं ना, तो उस समय टेलीग्राफ था। ठीक है, ताकि एक देश से दूसरे देश को हम सूचना दे सकें। ठीक है, इस चीज का रेलवे ने बंदरगाह और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया। स्टीम शिप के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाना आसान हो गया। और टेलीग्राफ की मदद से संचार मतलब समझते हैं ना, संचार मतलब मोबाइल वगैरह जो हो गया वो संचार में आ जाता है। व्यवस्था में तेजी आई और इसके आर्थिक लेन देन बेहतर रूप से होने लगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, ये देख रहे हैं कहाँ का है, कोई बच्चा कमेंट करो तो भाई कहाँ का है, बाद में नहीं अभी करना है। ओके, आ जाओ, समझते हैं। एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई, दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। तो वही यूरोप के जो लोग थे बड़ा शैतान टाइप के लोग थे।
देखो यहाँ पे भी जो यूरोप के ही लोग आए थे, भारत में जो था यूरोप के ही लोग आए थे। आप कहेंगे सर यूरोप के लोग आए थे, हम आपको बार बार बता चुके हैं यूरोप एक महादेश, और महादेश के अंतर्गत जो है बहुत सारे देश आते हैं, और यूरोप के अंतर्गत कितना देश, 48 देश है। ऐसे नेट पे सर्च कीजिएगा तो 44 देश आपको शो करेगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो वो सभी देश जो है, और सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया महादेश है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, भारत आता है, ठीक है। तो ये जो था आज से हरामीपना नहीं कर रहा, बहुत दिन से हरामीपना कर रहा, कौन, ब्रिटेन लोग, यूरोप के जो लोग था। यूरोप में जो आप लोग को मैंने पढ़ाया था ना, यूरोप में भी जिस प्रकार से भारत में था शासन व्यवस्था, उसी प्रकार से यूरोप में भी शासन व्यवस्था था। धीरे धीरे वहाँ लोग में जो राष्ट्रवाद की भावना जगी, ठीक है, तो उसके बाद ये सभी चीजें बदलने लगा। उसके बाद उन लोग का दिमाग खुला तो सभी जगह जा जाके क्या करने लगे, व्यापार वगैरह करने लगे। व्यापार करे तो चलो सही है। सबसे पहले जो अंग्रेज लोग यहाँ भारत में आए थे, कहाँ आए थे, अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे, भैया हमको व्यापार करने दीजिए, हम अपने देश से आपके देश में जो है सामान बेचेंगे, और कुछ नहीं, यही वजह से आए थे। धीरे धीरे क्या किया, आना शुरू किया, व्यापार वगैरह चल ही रहा था, धीरे धीरे लोगों को बहकावे में ला के एक दूसरे से लड़ाना शुरू किया, ठीक है। तो उसी वजह से चलो उस कहानी को हम वहीं पे रहने देते हैं। तो जो कमा रहा, जिसके यूरोप का तो जिंदगी बेहतर हो गया, काहे कि वो दूसरे देश को क्या कर रहा था, गुलाम, अमेरिका को भी गुलाम कर रखा भैया, है कि नहीं, अमेरिका को भी, इधर भारत को भी, ये सब चीजें, और तो उनको तो अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो उपनिवेशों को, जो था गुलाम देश था, जो गुलाम देश था, उन पे क्या पड़ रहा था, बुरा प्रभाव पड़ रहा था। जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को अगर गौर से देखा जाए तो देखिए एक लाइन बना हुआ है, एक लाइन से खींच दिया गया, लगता है बच्चा जो है डायरेक्ट ऐसे खींच दिया। ऐसा मैप आप कभी नहीं देखे होंगे, भारत में भी देखिएगा तो ऐसे ऐसे टेढ़ा करके है, लेकिन ये मैप देखिए यहाँ से स्ट्रीट लाइट यहाँ पे भी। तो ये क्यों हुआ, आखिर हुआ क्यों था ये चीजें, ये जो हुआ था, ऐसा लगेगा कि किसी छात्र ने सीधी रेखा खींच दी है इस मैप को देखने के बाद। ये जो हुआ था 1850 में, यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में, यूरोप की जो बड़ी शक्तियां थी अफ्रीका के महादेश को आपस में क्या कर रहा था, बांट रहा था। जो यूरोप की जो बहुत शक्तियां थी, ठीक है, बहुत जो उनके अंदर जो देश थी, वो सब जो है आपस में इसको ही बांटना शुरू कर दिया था। किसको, अफ्रीका को, इसी को बांटना शुरू कर दिया था। इस तरह से अफ्रीका के ज्यादातर देशों की सीमा जो है सीधी रेखा बन गई। आई होप ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा आप लोग को। रिंडरपेस्ट या मवेशी फ्लैग, रिंडरपेस्ट या मवेशी फ्लैग क्या है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे भी जो है ये ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन के जो लोग थे यहाँ पे जो लड़ने के लिए जब आए थे, वो अपना घोड़ा छोड़ दिया था, और घोड़ा से एक बीमारी फैल जाती है, रिंडरपेस्ट फ्लैग, ठीक है। तो अभी समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो रिंडरपेस्ट फ्लैग की भांति फैलने वाली मवेशियों का ये एक बीमारी है, 1890 के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली थी। रिंडरपेस्ट का प्रकोप, ठीक है, रिंडरपेस्ट का जो प्रकोप था अफ्रीका में आगमन हुआ था 1880 के दशक में, और यह बीमारी जो है घोड़ों के साथ आई थी, ब्रिटिश एशिया से लाए थे। ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश लोग जो था एशिया से घोड़ा को लेके गया था, कहाँ, अफ्रीका ले गया था, और वही में कहीं किसी घोड़ा को जो है ये बीमारी हो गया था, रिंडरपेस्ट, ठीक है। तो रिंडरपेस्ट हुआ था। तो यहाँ अफ्रीका की कहानी थोड़ा बताता हूं। अफ्रीका में चाय की खेती होती है, ठीक है, वहां पे बाग बगीचे बहुत ज्यादा हैं, तो वहां के लोग कृषि आधारित काम करते थे, तो उनको जानवर का भी जरूरत पड़ता था ताकि मीट वगैरह वो लोग खा सके, ठीक है। तो मीट वगैरह का भी वो लोग खाते थे। तो ये सब चीज में क्या हुआ, सभी जानवर जो है रिंडरपेस्ट के चपेट में आके, बीमारी के चपेट में आके, लगभग वहां के जो 90% था, वो 90% जानवर जो था वहां का मर गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्व अफ्रीका में इरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। तो उसी में लड़ने के लिए लाया था ब्रिटिश लोग जो है, घोड़ा लाया था, कहां से, एशिया से। रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरफ फैल गई, और 1852 में आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। और इस दौरान जो है रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों का आबादी 90% हिस्सा को क्या कर दिया, साफ कर दिया, जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया। और अफ्रीकियों के लिए मवेशी का नुकसान होने का मतलब था कि रोजी रोटी पर खतरा। अब उनके पास खाने और बागानों में मजदूरी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इस तरह से मवेशियों का एक बीमारी ने यूरोपियन को
अफ्रीका पर अपना निवेश फैलाने में मदद कर दिया। फिर यहाँ पे आ जाता है कौन भैया, यूरोप के लोग आते हैं, फिर से यहाँ पे मजे लेना शुरू कर देता है। पहले अमेरिका में आया था, अमेरिका में चेचक फैला के वो लोग वहाँ पे क्या कर दिया, अमेरिका को गुलाम बना दिया। यहाँ पे रिंडर पेस्ट जो है फैला के क्या कर दिया, इसको भी गुलाम कर दिया। मतलब वो लाठी भाला नहीं चलाया, कहीं लाठी भाला नहीं चला, सिर्फ यहीं पे हम लोग मारे पीटे थे। भारत में ही हम लोग अंग्रेजवा को जितना हो सका मारे पीटे थे, बाकी जगह उनको मार उड़ नहीं लगा था। कहे भारत के लोग मल के खून होता है। चलो भाई, तो ये चीजें थी भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अब देखो यहाँ पे हम आपको समझाते भैया बंधुआ मजदूर कहते हैं किसको है। मान लिया जाए, एक नॉर्मल सी उदाहरण देता हूं कि मान लिया जाए हमारे पिताजी ने किसी से पैसे लिए, किसी ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे थे, उनसे भैया हमारे पिताजी ने कुछ उधार पैसे लिए और हमारे पिताजी नहीं चुका पाए, तो अब हमको उनके यहाँ बंधुआ मजदूर बनके काम करना होगा। वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक या खास काम के लिए, खास अवधि के लिए काम करने के लिए प्रतिबंध होता है, उसे ही क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं। आधुनिक बिहार के लोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों के कई गरीब लोग को बंधुआ मजदूर बन गए थे। क्या बन गए थे वो लोग, बंधुआ मजदूर। इन लोगों का मुख्य रूप से कैरिबियन, आयरलैंड, मॉरिशस, फिजी भेजा गया था। कई लोग को सिलोन और मलाया भी भेजा गया था। भारत में कई बंधुआ मजदूर को असम के चाय के बागानों में भी काम करने के लिए लगाया गया था। जो एजेंट था बंधुआ मजदूर को यहां से लेके जाता था, वो एजेंट जो था बहुत ज्यादा झूठ बोलता था, झूठ वादे करके मजदूर को ले जाते थे। मजदूर को खुद पता नहीं रहता भैया हमको कहाँ ले जा रहे हैं, तो मजदूर को बोलते थे भाई चल तुम्हें अच्छे काम दिलाते हैं, अच्छे वेतन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग काम करते थे। इन मजदूरों के लिए नई जगह पर बड़ी भयावह स्थिति हुआ करती थी। उसके पास कोई कानून, कोई अधिकार नहीं होता था और इन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना ही पड़ता था। भाई करेगा क्या, इधर उधर किया, दो चार लाठी भर जाता था। यही चीजें चल रही थी। 1900 के दशक में भारत के राष्ट्रवादी लोग जो था बंधुआ मजदूर को, जो राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, 1915 में। भाई 1915 में अमेरिका से कौन आते हैं, अमेरिका से कौन आते हैं, तो अपना महात्मा गांधी आते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी आते हैं। और महात्मा गांधी क्यों गए थे अमेरिका, क्यों गए थे, तो भाई अमेरिका जो था, महात्मा गांधी क्यों गए थे, सवाल तो है भैया, अमेरिका क्यों गए थे। तो अमेरिका वो गए थे, क्यों गए थे, इस समझिए, रंग भेद आंदोलन को तोड़ने के लिए। रंग भेद वहां पे क्या था, काला गोरा। रंग भेद मतलब क्या समझिए, काला गोरा चल रहा था, काला गोरा। गोरा लोग बड़ा, काला लोग का कोई किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था काला लोग को, ठीक है। तो उस चीज को गए थे और वहां पे उसने क्या किया, सत्याग्रह किया। क्या किया, सत्याग्रह किया। कहां पे, वहां पे, कहां पे, अमेरिका में। तो महात्मा गांधी जी का कहना था कोई भी काम हो आप अहिंसा के साथ करें, हिंसा के साथ ना करें। मतलब अहिंसा का मतलब होता है उनसे बातचीत करके मामला को निपट लेना, और हिंसा का मतलब होता है मुंह कान फोड़ देना। ओके, तो 1900 के दशक से भारत राष्ट्रवादी लोग जो थे, भारत के जो लोग थे, राष्ट्रवाद की जो भावना जगी, उसके बाद जो था बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगा और इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया। बंधुआ मजदूर को रिटर्न ले आया गया। विदेशों में भारतीय उद्यमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भारत के जो नामी बैंकर, व्यवसायियों में सिकरीपुरी श्रॉफ, ठीक है, याद रखना है, सिकरीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टोई, ठीक है, नट्टू कोट्टोई और चटियार, ठीक है, ये याद रखना आप लोग को इसका नाम आता है। वे दक्षिण और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी को निवेश करते थे, लगाते थे। ये भारत के बैंकर और व्यवसायियों में ये जो थे शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टी चटियार, ठीक है, ये जो था इसी का नाम आते थे। ये दक्षिण और केंद्रीय एशिया में कृषि पे क्या लगाते थे, कृषि पर पैसा लगाते थे, पूंजी लगाते थे। भारत में विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका नाम ही एक
परिष्कृत सिस्टम में हुआ करता था। ठीक है, तो भारत के व्यवसायी और महाजनों उपनिवेशी शासकों के साथ, उपनिवेशी शासकों मतलब जो अंग्रेज लोग था उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेशों से भी आगे निकल गया था। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को फलते फूलते इपोरियम भी बना लिए थे। कौन? यूरोप के लोग। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं कि भारत व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। ठीक है, तो भारत में उद्यमा कॉटन। ठीक है, तो भारत में जो था महात्मा गांधी देखे थे वो धोती पहन के अपनी पूरी जिंदगी बिता दिए थे, है कि नहीं। तो भारत में जो था कॉटन वगैरह बढ़िया चल रहा था, कॉटन का कपड़ा भारत से ही निर्मित किया जाता था। तो भैया अंग्रेजवा लोग जो था, ब्रिटेन के जो लोग थे वो लोग यहाँ से क्या करते थे भाई, वो लोग क्या करते थे कि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और हम ही को रिटर्न भेज देते थे। वो जो कपड़ा बन के जब आता था, कच्चा माल ले जाते थे कॉटन का, लेके वहां से फिर कपड़ा बना के लाते थे, हमसे ज्यादा पैसा लेते थे, बहुत ज्यादा पैसा लेते थे, क्योंकि भारत पे किसका शासन था? अंग्रेज लोग का था। ठीक है, तो भारत से उद्यमा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप में निर्यात हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाली कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य था। भारत से आने वाली कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया कि भाई भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो लोग, अंग्रेज लोग बंद कर दिया कि भाई भारत से जो है कपड़ा निर्यात नहीं होगा। इससे ब्रिटेन बने कपड़े भारत के बेरोजगार जो ब्रिटेन के लोग थे सिर्फ यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और वहाँ से जो है कपड़ा बनाकर बाजारों में भारी मात्रा में बेचते थे, दामों पे बेचते थे। तो 1800 में भारत में जो है 1800 ईस्वी में भारत के निर्यात में 30% मतलब देने में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़े का था, लेकिन 1815 में यह गिरकर 15% हो गया और 1870 आते आते यह कितना प्रतिशत हो गया? 3% हो गया। निर्यात को धीरे धीरे करके बंद कर दिया, मतलब भारत के कपड़ा को जो है, कॉटन को जो है सेल दूसरे देश में नहीं करने दे रहा था, निर्यात नहीं करने देता। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। मतलब कच्चा माल ले जाता था, लेकिन हमारा जो कपड़ा बनाया हुआ था वो लोग कहता था नहीं लेंगे। वो लोग का कहना था भैया हम नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो लोग कपड़ा बना कर लाते थे और भारत के ही बाजार में बेचते थे अच्छे दामों में, और कहते थे कि भैया भारत में कपड़े मत बनाओ। ठीक है, इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील इंडिगो में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला सामान जो था वो अफीम था। क्या था? अफीम था। अफीम जो मुख्य रूप कहाँ जाता था? चाइना जाता था। ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम वगैरह में पूछा गया, तो भैया याद रखना मेरे भाई। आ जाओ, भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। भारत से जो है वो लोग कच्चा माल लेके जाता था और वहां से बना के जो है वो भारत में भी अच्छे दामों पे बेचते थे। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई कि ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया। ठीक है, इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। ठीक है, भारत के बाजार से जो आमदनी होता था उसका इस्तेमाल कौन करते थे? ब्रिटेन लोग करते थे। अब समझ में आया आप लोग को? कहा कि भैया भारत जो था क्या था? गुलाम था अंग्रेज लोग का। उपनिवेशों की देख रेख करने के लिए करता था, मतलब जो था भारत का बाजार का जो पैसा था उस पे किसका अधिकार? अंग्रेज लोग का। और ये जो था भारत पे ही तो नहीं था, अफ्रीका पे भी इसी का अधिकार, अमेरिका पे भी इसी का अधिकार शासन चल रहा था। तो अपने उपनिवेश देशों में जहां पे उसने दूसरे देश को गुलाम किया था उस देशों पे पैसा खर्चा, देख रेख में जो है काम करता था। भारत में रहने वाले अपने ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए कार्य करता था, होम चार्ज देने के लिए वो कार्य करता था। भारत के बाहरी कर्ज को
भारत की जो बाहरी कर्ज की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में थे उसका पेंशन का खर्चा भी होम चार्ज के अंदर ही आता था। किसके अंदर? होम चार्ज के अंदर ही आता था कि भाई होम चार्ज से ही देना होगा, ठीक है, हम नहीं देंगे। टैक्स वगैरह भी उसने बढ़ा दिया था। अब महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था को समझते हैं। तो वही प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने समझाया था आपको, कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 से 1918 तक जो है चला था, मतलब ये 4 साल तक चला था। तो हुआ था कि इसमें यूरोप भी लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य रूप से यूरोप लड़ रहा था। इस समय के दौरान दुनिया ने आर्थिक, राजनीतिक अस्थिरता और अन्य दयनीय युद्ध का अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। एक पर सहयोगी था जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था, और विपरीत देश में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन और तुर्की। तो ये जो था ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ये सब का, ये आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तो अलग हो जाता ना, ये सब कहाँ, ये ब्रिटेन फ्रांस जो था ये दोनों बड़ा बकलेल था, ये दोनों का यूरोप में पड़ जाता है कि नहीं। एक तरफ ये था और एक तरफ ये था, तुर्की भी था। तो यह युद्ध जो था 4 वर्ष चला था। यह युद्ध जो था 4 वर्ष चला था। जब ये लड़ने के लिए गया था, प्रथम विश्व युद्ध में भारत का कहीं नाम नहीं है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में भारत के नागरिक को जबरन ले जाकर युद्ध में लड़ाया जाता था। ओके, आ जाओ। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायने झकझोर कर रख दिया था, ठीक है। लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे पहले विश्व युद्ध में, और 2 करोड़ लोग जो था क्या था, घायल था। मरने वाले या अपाहिज होने वाले में ज्यादातर लोग उस उम्र के थे जो आदमी आर्थिक उत्पादन कर सकते थे। अब सेना में किसको भेजेंगे? बूढ़ा व्यक्ति तो भेजते नहीं, किसको भेज रहे थे? युवा लोग को भेज रहे थे, जो कमाने वाला लोग रहते। तो इससे क्या हुआ? भुखमरी बढ़ने लगा। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की जो भारी कमी हो गई। अब यूरोप में क्या होता भैया, यूरोप में जितने भी लोग गए थे, यूरोप के जितने भी युवा थे, उनको तो भैया कहाँ भेज दिए थे? युद्ध में लड़ने के लिए। अब भैया 90 लाख लोग जो थे मारे भी गए थे, तो बचा कहाँ? जो भी जिसका शरीर सही था वो सब तो टपक गया, जो बचा हुआ अपाहिज हो गया। अब काम कौन करेगा? भुखमरी फैलने लगा, वहां पे भुखमरी होने लगा, तो कामगारों की जो कमी होने लगी, परिवार में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप की आमदनी में क्या होने लगी? घाटा होने लगी। तो ज्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ता था, लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगी। अब भाई जो सही सलामत जो लोग थे, उनका शरीर ही नहीं सही था, तो वो काम क्या करेंगे? तो लास्ट में महिलाएं जो है वो काम करने के लिए कहाँ चली जाती है? कारखाने कर चली जाती है। अब महिला जाएगी तो मशीन समझ में नहीं आ रहा। इससे और भी यूरोप का अर्थव्यवस्था बिगड़ गया। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम माने जाते थे, उन्हें अब महिलाएं कर रही थी, लेकिन सही ढंग से महिला भी नहीं कर पा रही थी। और इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच के संबंध जो है टूट गया, और ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अमेरिका से अब क्या लेना पड़ा इनको? युद्ध के बाद इनको अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा, और इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतरराष्ट्रीय कर्जदार से अंतरराष्ट्रीय साहूकार बना दिया। और इस युद्ध के बाद जो है अमेरिका को जो है और क्षेत्रों और देशों में जो है पैसा निवेश करते थे। कौन? अमेरिका देते थे, ठीक है। तो अमेरिका पे भी ये यूरोप के लोग एक बार राज किया था, है कि नहीं? लेकिन अमेरिका इस समय इसको साथ दे रहा। अमेरिका बोला चल भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, चल अपनी है, तो उनको पैसा दे रहे। तो साहूकार मतलब जो पैसा दे उसे साहूकार कहते हैं। अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना अमेरिकी सरकार और उसके नागरिकों की विदेशों में ज्यादा संपत्ति थी। अमेरिका सरकार और उसके नागरिकों की विदेशों में ज्यादा संपत्ति होने लगी। धीरे धीरे जो है अमेरिका जो है क्या करने लगा? दूसरे देश में अपना काम करना शुरू कर दिया। अब भाई आता है कि जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, तब जापान और भारत में उद्योग का विकास हो गया था, और युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना
दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगा और साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में असक्षम था। तो युद्ध के बाद जो था ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा लद चुका था। युद्ध के बाद, युद्ध में पैसा खर्चा करने के लिए अमेरिका से पैसा लिया था कौन? अंग्रेजवा। अब अंग्रेजवा का हवा पास हो रहा, भैया अब हम क्या करें, पूरा कर्ज जो है अमेरिका जो है अमेरिका का कर्जदार ये बन गया। युद्ध के समय ब्रिटेन ने चीजों की मांग की थी, तेजी आई और जिससे वहां की अर्थव्यवस्था जो है फल फूल रही थी, धीरे धीरे गड़बड़ हो रहा था, ब्रिटेन का हालत जो है पूरी तरह से बिगड़ रहा था। लेकिन युद्ध समाप्ति होने के बाद मांग में क्या आने लगी? गिरावटें आने लगी। युद्ध के बाद ब्रिटेन 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 20% जो रोज वहां पे काम करते थे मजदूर लोग, उनसे क्या करना पड़ा? उनको हाथ धोना पड़ गया। ठीक है, काहे कि बहुत तो मर मुड़ गया है कि नहीं। उठा तो युद्ध के पहले पूर्व यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था। तो युद्ध के पहले जो था गेहूं का प्रमुख निर्यात जो देने वाला गेहूं था वो कौन था? युद्ध के पहले यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यात करता था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्व यूरोप युद्ध में शामिल होने के वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे। अब वो हो गए सबसे ज्यादा गेहूं देने वाला। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप ने फिर गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमत में क्या होने लगी? भारी गिरावट होने लगी। भैया सुने हैं ना, जो चीज अपने देश में ज्यादा उपज जाए उसकी दाम गिर जाती है। तो सबसे पहले तो यूरोप जो था, यूरोप ज्यादा गेहूं को निर्यात करते थे, देते थे एक दूसरे देश को। लेकिन युद्ध में जब उबीजी हुआ तो इधर जो था मजा ले लिया कौन? कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है मजा ले लिया। ये गेहूं जो है खूब उपजाने लगा। तो अब क्या हुआ? यूरोप के लोग भी जो था पूर्वी यूरोप में फिर से गेहूं का सप्लाई शुरू हो गया। अब ज्यादा जब उपज गया तो गेहूं का सप्लाई जब शुरू हो गया, मान लो तो ज्यादा उपजा लिया, इधर भी उधर भी सब जगह गेहूं है, तो लेगा कौन? तो क्या हुआ? भारी गिरावट हो गया उसमें। ओके, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या आ गई? तबाही आ गई। और खेती बाड़ी कौन करता है? ग्रामीण लोग ही करते हैं। तो अमेरिका का अर्थव्यवस्था युद्ध के बाद झटकों से तेजी से निजात मिलने लगी। जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध से भारत में भी राष्ट्रवादी भावना जो जबरदस्त जगह था कि बोला भैया कि हमारे लोगों को लगने लगा कि भैया अमेरिका जाके ये ब्रिटेन लोग तो हमको सता रहे हैं, उसके बाद हमारे कमाने वाले आदमी को भी लेके जा रहे हैं, तो भैया हम करेंगे क्या, खाएंगे क्या। इससे और भी गुस्सा नागरिकों में आया था और वहीं से राष्ट्रवादी भावना भी जगी थी। ठीक है, आइए, तो युद्ध से जो है इधर तो अमेरिका पे किसका राज चल रहा था? शासन किसका था उस समय? पहले युद्ध से पहले ही उसका शासन खत्म हो गया था, ध्यान दीजिएगा। तो युद्ध से पहले ये करना था क्या? अमेरिका। अब अमेरिका जो है अर्थव्यवस्था के मामले में जो है ऊपर उठने लगा और 1920 के दशक में बड़े पैमाने पे अमेरिका अर्थव्यवस्था को मुख्य पहचान बना लिया। और अमेरिका ने फोर्ड मोटर्स के संस्थापक, ठीक है, फोर्ड मोटर्स के संस्थापक कौन था? हेनरी फोर्ड मास था। ठीक है, प्रोडक्शन के जनक माने जाते थे। और अब जो है अमेरिका कार लॉन्च करने वाला था, फोर्ड मोटर्स। ठीक है, तो बड़े पैमाने पे उत्पाद करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमत भी क्या हुआ? घटने लगा। अमेरिका के कार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे थे। इससे विभिन्न उत्पादों की मांग जो है तेजी से बढ़ा है। भैया पैसा रहेगा तो आपका भी मांग बढ़ न जाता है। अब मान लिया हम दे दे कि जाओ भाई, मान लो आप लोग 1200-1500 का जीन्स पहन रहे हो, अगर हम बोल दिए जाओ 5000 का जीन्स खरीद लो, अगर 5000 आपके पास आया तो सोचिएगा नहीं 5000 वाला ले लेंगे। तो पैसा रहेगा तभी तो हर चीज होता है। अब मान लिया जब 1000 रुपया रहता है तो 1000 रुपया का लोग अपना पहन के किसी तरह गुजारा वसारा करता है। एक समय था जो 500 रुपये में 600 रुपया में महीने गुजर जाते थे। ठीक है, लेकिन अभी 10 से 15 हजार रुपया लग जाता है एक महीने को काटने में, है कि नहीं। तो जिसको जैसे पैसा आता है उस हिसाब से वो निवेश भी करते हैं, मतलब खर्च भी वो वही हिसाब से करते हैं। ठीक है, खाना तो वही खाते हैं,
चाहे 1 लाख कमाओ या 5 लाख कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, खाना तो सबको आनी ही है ना, है कि नहीं। तो वो जो थे फोर्ड मोटर्स वाले जो लोग थे, फोर्ड मोटर्स के जो संस्थापक था हेनरी फोर्ड मास, ठीक है, ये जो था ये एक कार को बनाने का उद्योग खोला और वहां पे इसने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि सब कारीगर को अलग अलग काम दिया। भाई तुमको लेड बनाना है, शीशा बनाना आगे वाला, ठीक है, तुमको आगे वाला ये बनाना है, किसी को टायर बनाना है। तो कहते हैं ना, जो व्यक्ति अगर मेरा ये चीजें खराब है, जो व्यक्ति इस चीज को नहीं कर रहा है, उसे एक ही काम दे दो कि भाई तुम जो है टायर बनाओ, और वो अच्छा से नहीं बना पा रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कोई भी सही से काम नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब वो निरंतर वही काम को बार बार करेगा तो वो काम जो है उनका सफल हो जाएगा और वो उस काम में माहिर हो जाएगा। तो वो जो थे फोर्ड मोटर्स के हेनरी फोर्ड मास जो थे फोर्ड मोटर्स के संस्थापक, उसने इसी प्रकार से कारीगरों को खुश कर दिया था और वहां पे काम देने लगा और उनके पैसा बढ़ने लगा और पैसा बढ़ने लगा। तो ये जो अच्छी तरह से जब काम होने लगी तो इनका निर्यात भी होने लगा दूसरे देश में, तो पैसा आया और पैसा जब आया मजदूर वगैरह का, तो उनका भी मांग जो है उत्पादों की मांग में तेजी से बढ़ने लगी। कार का उत्पाद 1919 से 20 लाख से बढ़कर 1929 में 20 लाख, ठीक है, और 1929 मतलब 10 साल में ही 50 लाख हो गया। इसी तरह से सामानों में जैसे धीरे धीरे और लोगों जो है लोग का अलग अलग मांग होने लगा कि भैया हमको रेफ्रिजरेटर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, रेडियो चाहिए, ग्रामोफोन चाहिए, कि मांग जो है तेजी से बढ़ने लगे। अमेरिका में घरों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग को और हवा मिल गया, है कि नहीं। अमेरिका के फोर्ड मोटर से इतनी बड़ी उनको उन्नति हुई कि पूछिए मत। आज भी सबसे बड़ा अमीर में वही उनका नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है, और आज भी उनकी जीवन यापन बहुत अच्छी चल रही थी। तो एक फोर्ड मोटर्स के मालिक ने पूरे अमेरिका को बदल कर रख दिया, है कि नहीं। तो इस तरह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई और 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों पर पूंजी निर्यात करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि भैया अन्य जो हिस्से हैं दुनिया के, जैसे दुनिया के दूसरे जो देश है उस पर निर्यात करना शुरू कर दिया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया। वो जो है सबसे बड़ा साहूकार मतलब पैसा देने वाला बन गया। तो इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था भी सुधरने का जो है मौका मिला। पूरी दुनिया का व्यापार अगले 6 वर्ष तक वृद्धि दिखता रहा, ठीक है। आइए अब महामंदी आ जाता है। अब यहां पे हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा। अब महामंदी की जो शुरुआत होती है 1920 से जो है शुरुआत होती है और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक जो है बना रहता है। तो भाई याद रखना कि विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1914 से 1918 में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, उस समय आर्थिक स्थिति खराब हो गया था सभी देश का, जो देश था, भारत का भी खराब हो गया था। अब ये जो खराब हुआ था इस दौरान क्या हुआ, विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी और युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद ही ये सब हुआ था। अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ने के लिए किसानों को अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगा, ठीक है। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से क्या लिया, कर्ज लेने लगा। तो अमेरिकी उद्योगपति ने मंदी का आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देने बंद कर दिया। उसने देखा कि भाई मंदी चल रहा है, तो अब जो है उस अमेरिका के लोग बोला कि भाई अब हम कर्ज नहीं दे पाएंगे। और जैसे बोला कि भाई हम आपको कर्ज नहीं दे पाएंगे, हजारों बैंक में दिवालियां लग गई, क्योंकि ये सब जो बैंक वगैरह था कर्ज देने का काम था वो किसका था, अमेरिकी सरकार का ही था।
भारत और महामंदी, तो देखो 1928 में 1934 तक की बीच जो देश का आयात निर्यात था घटकर आधा हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें जो थी गिरने लगी और भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्या हुआ, गिर गया, मतलब आधा से अधिक कम गया। किसान और जो किसान वगैरह था उसका क्या होने लगा, ज्यादा नुकसान होने लगा। महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक था, ऐसा नहीं कि गांव के लोग के लिए चीज हुआ था। तो 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। भारत में भी ये चीजें शुरू हो गई थी। तो 1928 में भारत के अंतर्गत भी ये चीजें हुई थी भाई। अब इतना मतलब युद्ध के कारण ये सारा चीज हो रहा था। युद्ध में सब सैनिक चला जाता था, से जो युवा लोग था वो ही चला जाता था, तब क्या होगा, कमाने वाला कोई नहीं, तो दिक्कत तो होगा ही, है कि नहीं। हेलो, है ना जी, आवाज कभी कभी गायब हो जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था एवं पुनर्निर्माण उद्योत्तर कला, तो भाई ये 1939 से 1995, ये क्या है भाई, 1939 से 1995, इसमें क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। पहला 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 1945, ठीक है। तो दूसरा विश्व युद्ध पहले के युद्ध के तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिकों को अधिक संख्या में मारे गए थे और कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से दो बातों से प्रभावित हुआ था। अब वो कौन बात है, विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिससे युद्ध के बाद संभावित सुधारों पर चर्चा किया, और जिन्होंने दो बात पर ज्यादा ध्यान दिया, जिन्हें नीचे दिया गया है, औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना होगा और पूर्ण रोजगार दिलवाना होगा, पूंजी समान कारोबार का प्रभाव और बाहरी दुनिया का प्रभाव पर क्या करना होगा, नियंत्रण रखना होगा। अब लोग जो है सोचने लगा, नेता लोग जो है इस चीजों पे अब मीटिंग करने लगा कि भाई इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो मीटिंग कौन सा किया था भाई, ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था। ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था 1944 में अमेरिका स्थित में न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी, ठीक है। तो ये सम्मेलन जो हुआ था ब्रिटेन वुड्स समझौता, तब नेता लोग सोचने लगा कि भैया अब क्या करें, ऐसे में तो हमारी हालत बार बार खराब होगी तो हम मर जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग करके इन सभी चीजों का जो है निराकार किया। ज्यादातर विकासशील देशों को 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास में लाभ नहीं हुआ। उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक NIEO, ठीक है, की मांग की, जिसमें 77 जो था मेंबर था, क्या था, सदस्य था, 77 सदस्य था, जिसका नाम पड़ा G77 का समूह, ठीक है। यह एक ऐसी प्रणाली था, ध्यान से यहाँ पे समझना, आप लोग को ये चीजें आपको नहीं समझ में आएगा कि सर ने क्या बताया। तो ज्यादातर जो विकासशील देश था, विकासशील देश और विकसित देश हो गया जो विकास कर चुका है, और विकासशील देश जो विकास कर रहा है, विकासशील, ठीक है। तो जो विकासशील देश था 1950 से 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था को तेजी विकास से लाभ नहीं हो रहा था उनको। तो वो लोग जो है खुद का एक समूह बनाया, संगठन बनाया, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की मांग की, और 77 देश मिलके जो है ये 77 देश मिलके G77 का समूह बनाया। यह एक ऐसी प्रणाली था जो उन्हें अपनी प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान किया जाए, वास्तविक नियंत्रण जो है प्रदान किया जाए। जो विकसित देश, जो विकसित और विकासशील, विकसित देश जो
विकास कर चुका। विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगा। बेहतर वहां तक हम पहुंच पाए और अच्छी तरह से बेच सके, जो विकसित देश है वहां पे बेच सके। तो ये लोग जो है NIEO का एक समूह बनाकर किया था। ओके, अब देखो चीन में नई आर्थिक नीति आई। चीन में क्या हुआ, नई आर्थिक नीति आई। चीन जैसे देशों में मजदूरी जो था बहुत कम था। चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने इनके उत्पादों को सस्ता कर दिया था। नई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया था, काहे कि वहाँ पे जो था मजदूरी जो था बहुत कम था। चीन में जो था मजदूरी कम था, तो बहुराष्ट्र कंपनी अपना उद्योग वहां डालना शुरू कर दिया। मजदूरी तो कम देना है। चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था की तरह लौट गई। चीन की जो थी आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था के तह में जो है लौट गई। ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो गया। ऐसा बात नहीं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब ही रह गया, नहीं, धीरे धीरे करके वो सभी चीजें ठीक हो गया। तो यह अध्याय जो था आप लोग का इतना ही था और ज्यादा कुछ नहीं है। ये आप वीटो समझो, एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार को वीटो कहा जाता है। टैरिफ किसको कहा जाता है, एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाए जाने वाला कर। किसी देश से आयात आने और जाने पर जो है अगर कर लगाया जाता है और प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने से प्रवेश शुल्क लगाया जाता है, अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर, तो उसको कहा जाता है टैरिफ। क्या बोला जाता है, टैरिफ। ओके, अब देखो विनिमय दरें, वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्रा को जोड़ती है। मोटे तौर पर दो प्रकार की विनिमय दर है, निश्चित विनिमय दर और अस्थायी विनिमय दर। अब निष्कर्ष निकलता है पिछले 2 शतक में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत ही बदल गई है, क्योंकि चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों में तेजी से आर्थिक विकास हासिल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अध्याय जो था आप लोग का खत्म हो जाता है और आपको हम देते हैं धन्यवाद कि आप यहाँ तक इस वीडियो को देखें। ठीक है, बाकी अगर आप लोग यहाँ तक देख ही चुके होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा सर PDF कैसे मिलेगा, तो भाई टेंशन मत लो, वेट करो। तो PDF लेने के लिए बाकी आप लोग को बहुत सारे क्लास वगैरह भी मिल जाएगा। और तो आप लोग को क्या करना होगा, कोर्स परचेज करना होगा। एक नंबर लिख देते हैं 85 81 80 29 29। ये नंबर पे आप लोग को जो है व्हाट्सअप करना है। अगर नंबर सही से नहीं समझ में आया तो एक बार चलो लिख देते हैं फिर से। ये नंबर है 85 81 80 29 29। इस नंबर पे आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके कहना है कि सर मुझे पंकज स्टडी सेंटर का कोर्स परचेज करना है। क्या करना है, पंकज स्टडी सेंटर का कोर्स परचेज करना है। और भैया ये जो है आपको कोर्स जो परचेज होगा 299 रुपया आपको कोर्स का दाम लगेगा, ज़्यादा नहीं, एकदम बर्गर के भाव में। ठीक है, तो ये आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी आप लोग का जो है सभी सिलेबस ख़त्म भी किया जाएगा और लगभग ख़त्म भी हुआ है, तो उन सभी अध्याय का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये सारी सुविधा है। बाकी अगर हमारे ग्रुप से हम लोग का एक टारगेट है कि अगर हमारे ग्रुप से जो बच्चा अच्छे नंबर लाते हैं, सबसे अधिक नंबर लाते हैं, हमारे ग्रुप में सबसे अधिक नंबर लाते हैं, तो उन बच्चों को जो है 50,000 की जो है धनराशि पुरस्कारित भी किया जाएगा। ओके, तो आप लोग कर सकते हैं, जल्दी को कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई 1 घंटे से बोल बोल के हमारी मुंह सूख रखी है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और एक रिमोट नहीं दिख रहा भाई, चलो हम थोड़ा सा बैक लेके जाते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें थी, सभी चीज़ों के बारे में समझा दिए। और इस अध्याय में ज़्यादातर जो चीज़ें थी यूरोप से ही लेकर था। यूरोप जो है अमेरिका में जाता है, अफ्रीका में जाता है, भारत में आता है, उन सभी चीज़ों पे जाके अपना वो क्या करते हैं, राज करना शुरू कर देता है। अमेरिका में जाके क्या किया था भाई, उसने चेचक छोड़ दिया था और वहाँ पे बीमारी, घोड़ा वाला बीमारी छोड़ दिया था। इन सभी चीज़ों को याद रखना, ज़्यादातर तो कुछ नहीं है, ज़्यादातर तो कुछ नहीं है। एक देश से दूसरे देश का समझौता रहता था और यही चीज़ें इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना था, जो कि मैंने आपको बेहतर तरीके से सोचा कि पढ़ा दूं ताकि आप लोग को सारे चीज़ें जो है समझ में आ जाए, है कि नहीं। इसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं, तो इसलिए शॉर्ट वे में आप लोग समझ भी गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो, यह अध्याय आप लोग का
खत्म हो जाता है तीसरा अध्याय, और इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आएगा। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।